हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक के बारे में है। तो बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। थिबेट म्यूरिस एक फ्रांसीसी लेखक, वक्ता और व्यक्तिगत विकास कोच हैं जो उत्पादकता, आत्म अनुशासन और आदतों पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह मास्टर योर डेस्टिनी, हैबिट्स दैट स्टिक और द आर्ट ऑफ टेकिंग एक्शन सहित कई पुस्तकों के लेखक हैं। व्यक्तिगत विकास में म्यूरिस की रुचि उनके शुरुआती 20th सेंचुरी में शुरू हुई, जब वे टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के विषय में रुचि रखने लगे। उन्होंने इस विषय पर किताबें पढ़ना शुरू किया और विभिन्न उत्पादकता रणनीतियों के साथ प्रयोग किया। अंततः व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार के लिए अपना अनूठा दृष्टिकोण विकसित किया। म्यूरिस की लेखन और कोचिंग शैली व्यवहारिक कार्रवाई योग्य सलाह पर जोर देती है, जिसे पाठक अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। उनका मानना है कि आदतों और व्यवहारों में छोटे वृद्धिशील परिवर्तन किसी भी सफलता और खुशी के समग्र स्तर पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। अपने लेखक और कोचिंग कार्य के अलावा मेरिस एक लोकप्रिय वक्ता भी हैं और उन्होंने व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार से संबंधित विभिन्न विषयों पर वार्ता की है। उन्हें फोर्ब्स, बिजनेस इनसाइडर और द हफ्टिंगन पोस्ट सहित कई प्रकाशनों में चित्रित किया गया है। म्यूरिस व्यक्तिगत विकास समुदाय के एक सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके काम ने अनगिनत पाठकों और अनुयायियों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया है। मास्टर योर इमोशन थिबेट म्यूरिस द्वारा लिखी गई एक सेल्फ हेल्प बुक है, जिसका उद्देश्य पाठकों को उनकी भावनाओं पर नियंत्रण रखने और आंतरिक शांति और खुशी की अधिक समझ प्राप्त करने में मदद करती है। पुस्तक भावनाओं को प्रबंधित करने और भावनात्मक बुद्धि में सुधार करने के लिए व्यवहारिक रणनीतियों और तकनीकों को प्रदान करती है। इस पुस्तक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक भावनाएं स्वामित्व के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। तो पार्ट नंबर 1, भावनाएं, प्रकृति और महत्व, इमोशंस, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। पहले अध्याय में लेखक भावनाओं को परिभाषित करते हुए शुरू करते हैं और समझाते हैं कि वे क्या महत्वपूर्ण है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि भावनाएं मानव होने का एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा है और वे एक अनुकूली कार्य करते हैं, जिससे हमें दुनिया को निगेटिव करने और विभिन्न स्थितियों का जवाब देने में मदद मिलती है। राइटर या फिर लेखक ये भी बताते हैं कि भावनाएं अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि सकारात्मक या नकारात्मक होती हैं, जो हमारे जीवन पर उनके प्रभाव पर निर्भर करती हैं। लेखक हमारे जीवन पर चिंता और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि भावनात्मक स्वामित्व के लिए इन भावनाओं को प्रबंधित करना, मैनेजमेंट करना आवश्यक है। वह हमारे जीवन पर खुशी और कृतज्ञता जैसी पॉजिटिव इमोशंस के प्रभाव पर भी चर्चा करते हैं और इन भावनाओं को विकसित करने के महत्व पर काफ़ी जोर देते हैं। अब पार्ट नंबर 2, ट्रिगर्स को समझना, अंडरस्टैंडिंग ट्रिगर्स। दूसरे अध्याय में लेखक हमारी भावनाओं के ट्रिगर्स को समझने के महत्व पर चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि भावनाओं को अक्सर बाहरी घटनाओं से प्रेरित किया जाता है, जैसे कि नौकरी छूटना या रिश्ता टूटना, या आंतरिक घटनाएं जैसे नकारात्मक विचार या विश्वास। लेखक पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपनी भाषाओं के बारे में अधिक जागरूक हों और यह पहचानने कि उनके कारण क्या हैं। ऐसा करने से पाठक अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने और अधिक सकारात्मक और उत्पादक तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। लेखक जनरलिंग और प्रतिबिंब जैसे ट्रिगर्स की पहचान करने के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करते हैं। वह हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में पैटर्न्स को पहचानने के महत्व पर भी जोर देते हैं, क्योंकि इससे हमें भविष्य में अधिक आसानी से ट्रिगर्स की पहचान करने में मदद मिल सकती है। अध्याय नंबर 3, विचार और भावनाएं, थॉट्स एंड फीलिंग्स। तीसरे अध्याय में लेखक हमारी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को आकार देने में विचार और विश्वासों की भूमिका पर चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि नकारात्मक विचार और विश्वास नकारात्मक भावनाओं को ट्रिगर कर सकते हैं और इन विचारों को चुनौती देना भावनात्मक महारत के लिए आवश्यक है। लेखक नकारात्मक विचारों को चुनौती देने के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करते हैं, जैसे कि उनकी वैधता पर सवाल उठाना और उन्हें सकारात्मक रूप से सुधारना। लेखक हमारे भावनात्मक कल्याण पर सकारात्मक सोच के प्रभाव पर भी चर्चा करते हैं, तो पाठकों को अपने जीवन में अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके सकारात्मक मानसिक विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चैप्टर नंबर 4, सकारात्मक भावनाएं, नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस। चौथे अध्याय में लेखक सकारात्मक भावनाओं और हमारे जीवन पर उनके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह बताते हैं कि खुशी और
कृतज्ञता जैसी सकारात्मक भावनाएं हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकती हैं, हमारे रिश्तों को बढ़ा सकती हैं और हमारे समग्र कल्याण को बढ़ा सकती हैं। लेखक सकारात्मक भावनाओं को विकसित करने के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करते हैं, जैसे कि नियमित रूप से आभार व्यक्त करना और हमें खुशी देने वाली गतिविधियों में शामिल होना। चैप्टर नंबर 5, निगेटिव इमोशंस या नकारात्मक भावनाएं। 5वें अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि भावनाओं और हमारे जीवन पर उनके प्रभाव की ही बात करते हैं। वह बताते हैं कि क्रोध और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाएं हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती हैं और हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेखक नकारात्मक भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करते हैं और कुछ ट्रिगर्स की पहचान करना और माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के बारे में भी बताते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर, भावनाओं का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। 6ठे अध्याय में लेखक भावनाओं को प्रबंधित करने और भावनात्मक बुद्धि में सुधार करने के लिए व्यवहारिक तकनीकें प्रदान करते हैं। वह भावनात्मक स्वामित्व विकसित करने में सचेतना के महत्व पर चर्चा करते हुए प्रारंभ करते हैं। लेखक बताते हैं कि सचेतना हमें अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद कर सकती है, जो हमारी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक है। लेखक दिमागीपन का अभ्यास करने के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करते हैं, जैसे श्वास अभ्यास और ध्यान। लेखक कठिन भावनाओं को प्रबंधित करने में आत्मकरुणा के महत्व पर भी चर्चा करते हुए समझाते हैं कि आत्मकरुणा में स्वयं की आलोचना करने के बजाय दया और समझ के साथ व्यवहार करना शामिल है। लेखक आत्मकरुणा का अभ्यास करने के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करते हैं, जैसे कि आत्म आलोचना से बचना और खुद के साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे हम एक अच्छे दोस्त के साथ करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, भावनात्मक विनिमय, इमोशनल रेगुलेशंस। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हमें भावनात्मक नियमन और भावनात्मक स्वामित्व में इसके महत्व पर चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि भावनात्मक विनिमय में हमारी भावनाओं को प्रबंधित करने और सकारात्मक और उत्पादक तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता शामिल है। लेखक भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर, आत्म जागरूकता की शक्ति, द पावर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। इस भाग के पहले 2 अध्याय में लेखक भावनात्मक महारत में आत्म जागरूकता के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह बताते हैं कि आत्म जागरूकता में हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के बारे में जागरूक होना शामिल है और वे खुद को और दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। लेखक आत्म जागरूकता विकसित करने के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करता है, जैसे कि जर्नलिंग और प्रतिबिंब, और हमारी भावनाओं की स्थिति की निगरानी के लिए नियमित रूप से स्वयं के साथ जांच करने के महत्व पर जोर देते हैं। इसके अलावा लेखक हमारे संबंधों पर आत्म जागरूकता के प्रभाव पर भी चर्चा करते हैं, यह समझाते हुए कि ये हमें अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने और दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद कर सकता है। अब नेक्स्ट चैप्टर, भावनात्मक लचीलापन बनाना, बिल्डिंग इमोशनल रिजिलियंस। दूसरे अध्याय में लेखक भावनात्मक लचीलापन के उदाहरण और भावनात्मक स्वामित्व के मील्स के महत्व पर चर्चा करते हैं। बताते हैं कि भावनात्मक लचीलापन में कठिन परिस्थितियों से पीछे हटने और विपत्ति के बावजूद सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की क्षमता शामिल है। लेखक भावनात्मक लचीलेपन के कारण के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करते हैं, जैसे कि विकास की मानसिकता विकसित करना और स्व देखभाल प्रथाओं में संलग्न होना। लेखक हमारे समग्र कल्याण पर भावनात्मक लचीलेपन के प्रभाव पर भी चर्चा करते हैं, यह समझाते हुए कि ये हमें तनाव से निपटने और हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकता है। अब नेक्स्ट चैप्टर, तनाव का प्रबंधन, मैनेज स्ट्रेस। लेखक हमारे भावनात्मक कल्याण पर तनाव के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं और तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करते हैं। वह बताते हैं कि तनाव जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन वह पुराना तनाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लेखक तनाव के प्रबंधन के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करते हैं, जैसे विश्राम तकनीकों का अभ्यास करना और शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होना। लेखक हमारे संबंधों पर तनाव के प्रभाव पर भी कुछ विशेष बातें बताते हैं, प्रभावी संचार के लिए महत्व पर जोर देते हैं और स्वास्थ्य सीमाएं निर्धारित करते हैं। चैप्टर नंबर 11, चिंता पर काबू पाना, ओवरकमिंग एंजाइटी। लेखक चिंता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहते हैं कि इस कठिन भावना को प्रबंधित करने के लिए व्यवहारिक सुझाव कुछ इस तरह है। वह हमें बताते हैं कि चिंता एक सामान्य भावनात्मक प्रतिक्रिया है, लेकिन यह भारी हो सकती है और
हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। लेखक चिंता के प्रबंधन के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करते हैं, जैसे ट्रिगर्स की पहचान करना और विश्राम टेक्निक्स का अभ्यास करना। लेखक हमारे रिश्तों पर चिंता के प्रभाव पर भी चर्चा करते हैं। खुले संचार के माध्यम से वे जोर देते हैं कि जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद मांगते हैं। अब चैप्टर नंबर 12, क्रोध पर काबू पाना, एंगर मैनेजमेंट। लेखक क्रोध पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कहते हैं। इस चुनौतीपूर्ण भावना को प्रबंधित करने के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करते हैं। वह बताते हैं कि क्रोध कथित खतरों के लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन अगर इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित मैनेज नहीं किया गया तो यह विनाशकारी बन सकता है। लेखक क्रोध को प्रबंधित करने के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करते हैं, जैसे ट्रिगर्स की पहचान करना और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। इसके अलावा राइटर हमें यह भी बताते हैं कि रिश्तों पर क्रोध के प्रभाव पर भी चर्चा करते हैं। प्रभावी संचार के माध्यम पर वह जोर देते हैं और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेने के लिए भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 13, उदासी पर काबू पाना, ओवरकमिंग सैडनेस। लेखक उदासी पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस कठिन भावना को प्रबंधित करने के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करते हैं। वह बताते हैं कि उदासी हानि या परिवर्तन के लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन अगर इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह भारी हो सकती है। उदासी को प्रबंधित करने के लिए कुछ टेक्निक्स बताते हैं, जैसे आत्मकरुणा का अभ्यास करना और ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना जो हमें खुशी प्रदान करती है। लेखक हमारे रिश्तों पर दुख के प्रभाव पर भी चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि संसार में दुख प्रभावी संचार के महत्व पर जोर देते हैं और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद के लिए भी कहते हैं। अब अध्याय 14, अपराध बोध और शर्म पर काबू पाना, ओवरकमिंग गिल्टी एंड शेम। लेखक अपराध और शर्म पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कहते हैं। इन चुनौतीपूर्ण भावनाओं को मैनेज करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल सुझाव प्रदान करते हैं। वो बताते हैं कि अगर प्रभावी ढंग से मैनेज नहीं किया जाता है तो अपराध और शर्मिंदगी कमज़ोर हो सकती है और वे अक्सर नकारात्मक विचारों और विश्वासों से उत्पन्न होती है। अपराध बोध और शर्मिंदगी के मैनेजमेंट के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करते हैं, जैसे कि नकारात्मक विचारों को चुनौती देना और आत्मकरुणा का अभ्यास करना। इसके अलावा प्रभावी संचार के महत्व पर भी जोर देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हमारे रिश्तों पर अपराध और शर्म के प्रभाव पर भी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यह एक काफ़ी ही पावरफुल बुक है, तो इसे आप जाकर बाई कर सकते हैं। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी रही, और वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कीजिए। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग।